देखो, एक साइकोलॉजी का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसमें वो लोग, एक साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, एक छोटे से डिब्बे के अंदर बहुत सारी जो ये उड़ने वाली जो मक्खियाँ होती हैं उनको वो पैक कर देता है और उसका जो ऊपर का ढक्कन है वो लगा देता है। कुछ टाइम के बाद में पहले तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, मक्खियाँ उसमें बंद है तो वो बाहर उड़ने की कोशिश करेंगी, छटपटाएंगी, लेकिन ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, बाहर निकल नहीं पाएंगी। कुछ टाइम के बाद में जो साइकोलॉजिस्ट होता है उस ढक्कन को खोल देता है और जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ होती है वो क्या था, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी 4 पत्नियां थी और चारों पत्नियां बहुत ही राजा की सेवा करती थी और सभी लोग एकदम खुशी खुशी रहते थे। राजा बहुत दयालु प्रकृति का था, लोगों की बहुत सेवा करता था, अपनी प्रजा का ध्यान रखता था, गरीबों की सहायता करता था, भूखे को खाना खिलाता था और बहुत ही अच्छे नेचर का राजा था। कुछ टाइम के बाद में राजा बूढ़ा हो गया। हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसने पूरी मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है, सबसे ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, और उस टॉपिक का नाम है स्टोरीज, कहानियाँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों से लेकर जवान बूढ़े सबको पसंद आता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इस कहानी वाले टॉपिक को थोड़ा गहराई में जाके विश्लेषण करेंगे, थोड़ा डीप इसका एनालिसिस करेंगे। अगर आपको भी किसी टॉपिक को गहराई में जाके विश्लेषण करना अच्छा लगता है तो आई एम श्योर आपको ये वाला वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम उस खरगोश और कछुए वाली कहानी से, जो आई एम श्योर आप सभी लोगों ने सुन रखी होगी। जिसमें एक खरगोश होता है, एक कछुआ होता है, दोनों दोस्त होते हैं। खरगोश को अपनी तेज स्पीड के ऊपर बहुत घमंड होता है। एक बार खरगोश और कछुआ दोनों शर्त लगाते हैं कि कौन रेस में पहले जीतता है, और जब दोनों की रेस होती है तो खरगोश रेस हार जाता है और कछुआ रेस जीत जाता है। और इस कहानी का जो मैसेज है वो ये है कि धीरे धीरे ही सही, बट अगर आप लगातार दृढ़ निश्चय करके पूरे डिसिप्लिन के साथ अगर किसी काम को करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलती है। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे मैसेजेस इस कहानी के, जैसे कि हमें कभी भी अपने आप के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। एक ये कि जो नेचुरल टैलेंट है उसको जो हार्ड वर्क और डिसिप्लिन है वो बीट कर सकता है। साथ ही जो सेल्फ बिलीफ है, खुद के ऊपर जो भरोसा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये कि आपने जो कोई काम स्टार्ट किया है उसको जब तक उसको ख़त्म ना कर दो तब तक उसको बीच में मत छोड़ो। इस टाइप के बहुत सारे मैसेजेस हैं जो एक कहानी हमें देने की कोशिश करती है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ये जो मैसेज हम कहानी के थ्रू देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि भाई आप लगातार मेहनत करो, कभी खुद पे घमंड मत करो, और इस टाइप के जो भी कहानी ने मैसेज दिए हैं वो हम डायरेक्टली जाके क्यों नहीं बोल देते। उन मैसेज को देने के लिए कहानी की क्यों जरूरत पड़ती है हमें। और यहीं पर रोल आता है कहानी के पावर्स का, कि कहानी कितनी पावरफुल चीज होती है। देखो, जो हमारा इंसानी दिमाग है उसके 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हैं। पहला है इमेजिनेशन करने की पावर, कल्पना करने की शक्ति। हमारा दिमाग चीज़ों की कल्पना कर सकता है, सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है। इसी का रिजल्ट है कि आज हम जैसा भी हमने संसार बना रखा है, जैसी भी हमने दुनिया बना रखी है, जो भी चीज़ें हमने बना रखी हैं, चाहे हमारे गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, रेलगाड़ी हो, टेलीफोन हो, हमारे मकान हो, कुछ भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्पनाओं का परिणाम। हमने पहले कल्पना की और फिर उसके बाद में हमने सब बनाया। तो एक तो इंसानी दिमाग का फीचर होता है इमेजिन करना, कल्पनाएं करना। दूसरा हमारा फीचर होता है हमारे इमोशंस, जैसे गुस्सा, प्यार, नफरत, घृणा, जलन। इस टाइप के बहुत सारे जो इमोशन होते हैं वो एक इंसानी दिमाग के फीचर हैं। जो स्टोरीज होती हैं वो हमारे दिमाग के इन 2 फीचर को बहुत अच्छे से यूज करती हैं। किसी भी मैसेज को अगर आपको कन्वे करना है इफेक्टिव तरीके से, इन्फ्लुएंशियल तरीके से, पावरफुल तरीके से, तो आप उसको डायरेक्टली कहने के बजाय एक कहानी के थ्रू अगर उसको डिलीवर करते हो तो वो मैसेज ज़्यादा अच्छे से लोगों तक पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि एक तो जो कहानी होती है उसमें हम कुछ कैरेक्टर यूज़ करते हैं, कुछ प्लॉट यूज़ करते हैं, कुछ कहानी की घटनाएं यूज़ करते हैं, और वो इस टाइप से यूज़ करते हैं कि जो आम आदमी है उससे कनेक्ट कर पाता है। और इस कनेक्शन की वजह से ही जो कहानी का मैसेज है वो लोगों तक अच्छे से पहुंच पाता है। मतलब कहानी जितनी ज़्यादा रिलेटेबल होगी, जितना ज़्यादा लोग कनेक्ट कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी, मैसेज उतना ही क्लियर होगा। साथ ही जो मैसेज है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा, लॉन्ग टर्म तक हमारे दिमाग में रहेगा और पर्सुएसिव नेचर का होगा। इसी तरीके से आपने एक वो गडरिया वाली कहानी सुनी होगी, जिसमें एक गडरिया होता है और वो गांव वालों के मजे लेने के लिए झूठ मूठ के अंदर भेड़िया आया ऐसे करके चिल्लाता है। तो इस कहानी का मैसेज ये है कि हमें झूठ मूठ में कोई काम नहीं करना चाहिए, झूठी किसी अफवाह को नहीं फैलाना चाहिए। ये कहानी का मैसेज है। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम सुनते हैं जिनसे मैसेज बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाते हैं।
तो इन सब एग्जाम्पल से हमें कहानी के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कहानी अपने आप में क्या होती है। पहले जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये होती है कि हर कहानी का अपना एक एजेंडा होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक पर्पस होता है, जो कि प्री डिसाइडेड होता है, पहले से ही डिसाइड होता है। उसके बाद हम कहानी तैयार करते हैं ताकि वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हम जो बात कहना चाहते हैं, वो कहानी के माध्यम से डिलीवर कर सकें। तो पहली चीज़ तो ये कि जो भी कहानी होती है उसका मैसेज पहले से डिसाइड होता है और उसके बाद में हम कहानी को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो मैसेज हम अच्छे से दे सकें। कहानी का ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कहानी एंटरटेनमेंट के लिए हो सकती है, सिर्फ मनोरंजन के लिए हो सकती है, कहानी हमें कोई नैतिक शिक्षा देने वाली हो सकती है, कहानी हमें किसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाली हो सकती है, कहानी हमें मोटिवेट करने वाली हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बट पॉइंट यह है कि कहानी का जो एजेंडा होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो पहले से डिसाइड होता है और उसके बेसिस पे फिर कहानी बनती है। जैसे अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग गरीबों की हेल्प करो, तो जो मैं कहानी तैयार करूँगा, उसके कहानी के कैरेक्टर जो यूज़ करूँगा, कहानी का प्लॉट जो तैयार करूँगा, वो इस तरीके से तैयार करूँगा कि मैं जो मेरा प्री डिसाइडेड मैसेज है वो आप तक पहुँचा सकूँ। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो औरतें होती हैं वो पुरुषों की सेवा करें, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो जो मैं कहानी बिल्ड करूँगा, कहानी के कैरेक्टर जो यूज़ करूँगा, कहानी का प्लॉट इस टाइप से तैयार करूँगा कि ये मैसेज डिलीवर हो सके। तो बात समझ में आ गई होगी कि पहली चीज़ तो ये कि जो कहानी का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, जैसा भी हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे कुछ भी हो, वो प्री डिसाइडेड होता है, पहले से डिसाइड होता है। ठीक है, उसके बाद में कहानी बनती है, उसके कैरेक्टर होते हैं, उसकी घटनाएं होती है, जो भी होता है। पहली बात ये। दूसरी बात, जो कहानी के हम कैरेक्टर और जो घटनाएं यूज करते हैं उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी कहानी में हम कैरेक्टर यूज कर रहे हैं और जो घटनाएं हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो रियल में हुई हैं या नहीं हुई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कहानी का मेन ऑब्जेक्टिव है अपना मैसेज, अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से कहना, अपने बात को इस तरीके से कहना कि लोगों की समझ में आ जाए। वो बात कहने के लिए जो हम पात्र यूज करते हैं, जो हम घटनाएं यूज करते हैं, वो सही है कि नहीं है वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है क्लियर मैसेज का दिया जाना। तो दूसरी बात यह कि कहानी के पात्र और घटनाएं काल्पनिक होती हैं। जैसे अभी हमने खरगोश और कछुए वाली जो कहानी सुनाई थी, अब उसमें ऐसा तो नहीं है कि आप बैठ के सोचने लगो कि किसी जमाने में खरगोश और कछुआ बोलते होंगे। ये जो खरगोश और कछुए आपस में कभी बोलते थे कि नहीं थे, उनकी जो रेस कभी हुई भी थी कि नहीं हुई थी, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इंपॉर्टेंट है इस कहानी का मैसेज, कि ये कहानी मैसेज क्या देना चाहती है। तो कहने का मतलब है हर कहानी का एक फिक्स जो एजेंडा होता है वो डिलीवर करना उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अब आप एक चीज सोच के देखो कि जब कहानी का एजेंडा पहले से डिसाइडेड है और कहानी के पात्र और घटनाएं मैं अपने हिसाब से कुछ भी यूज कर सकता हूँ, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐसी कहानी बनाऊं जिससे कि मेरा फायदा हो, मैं ऐसी कहानी बनाऊं जिससे कि मैं लोगों के दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर सकूं, मैं ऐसी कहानी बनाऊं जिससे कि मैं लोगों के ऊपर राज कर सकूं? क्या ऐसा कर पाना पॉसिबल है कहानियों के थ्रू? चलो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप मुझे बताना क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। 1930 का जो दशक था, 1930 का जो दशक था, वहाँ पे जर्मनी में एक हिटलर नाम का तानाशाह हुआ। उसने लोगों को एक कहानी सुनाई कि जो जर्मनी के जो लोग हैं वो प्योर आर्यन रेस के हैं, कि वही लोग हैं जो एकदम शुद्ध हैं, और बाकी जो जर्मनी के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जैसे उस टाइम वहाँ पर यहूदी लोग भी साथ रहते थे, तो उन्होंने लोगों को कहानियों के थ्रू समझाया कि जो ये यहूदी लोग हैं यही हमारे विकास के अंदर सबसे बड़ी बाधा है, इनकी वजह से ही हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको यहाँ से सबसे पहले भगाना पड़ेगा। और इस कहानी का आउटपुट क्या हुआ वो सबको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और वहाँ पर कितना खून खराबा हुआ, कितने लोगों की जाने गई, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो एक कहानी हो गई कि कहानी को यूज करके कैसे हिटलर ने अपना पर्सनल फायदा किया। इसी तरीके से जो पहले के राजा महाराजाओं का जो टाइम होता था, अब आप उसमें एक चीज सोच के देखो कि जो राजा का बेटा है वो ही राजा क्यों बनता था, और जनता जो होती थी वो भी यही चाहती थी कि जो राजा का बेटा है वो ही राजा बने। भाई देखो, एक राजा है वो अच्छा है, प्रजा की अच्छी सेवा कर रहा है, अच्छी बात है, बट इस बात की क्या गारंटी है कि जो राजा का बेटा होगा वो भी प्रजा की अच्छे से सेवा करेगा, प्रजा का अच्छे से ध्यान रखेगा? तो राजा का बेटा ही राजा क्यों बने? ये कभी सोच के देखा आपने कि ये सिस्टम क्यों चल रहा था उस टाइम? और लोग इसके ऊपर सवाल भी नहीं करते थे, इवन लोग तो खुद चाहते थे कि राजा का बेटा ही राजा बने। इसके पीछे का जो मेन रीजन था वो था एक स्टोरी, और पता है कौन सी स्टोरी थी वो? स्टोरी ये थी कि जो भगवान है वो सब जगह नहीं हो सकता, इसलिए धरती पर उन्होंने राजा को अपने प्रतिनिधि के तौर पे भेजा है। तो राजा का दायित्व है कि वो जनता की सेवा करे। अब चूंकि राजा को भगवान ने भेजा है, तो जो राजा की आने वाली संतानें होंगी वो भी तो उसी वंश की हो गई ना, जिसको बोलते हैं ना कि रॉयल ब्लड है। तो
मतलब उसी वंश के जो लोग आएंगे वो ही एक तरीके से राज करेंगे, क्योंकि भगवान ने इसी पर्टिकुलर वंश को ही राज करने के लिए चुना। ये कहानी लोगों के दिमाग में इतने गहराई में बैठे हुए थी उस टाइम कि लोग कभी सवाल भी नहीं करते थे। राजा का बेटा कितना ही क्रूर हो, कितना ही निर्दयी हो, चाहे वो प्रजा के ऊपर कितने भी अत्याचार करे, लेकिन प्रजा उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करती थी कि आप इसको राजा मत बनाओ, हम में से कोई जो अच्छा बंदा है आप उसको राजा बना दो। प्रजा सोचती भी नहीं थी ऐसा। क्यों नहीं सोचती थी? क्योंकि कहानी के थ्रू दिमाग में बिठा दिया गया था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि भगवान ने राजा को प्रतिनिधि के तौर पे भेजा है और इसका जो वंश है यही रॉयल ब्लड वाला है और यही आने वाला वंश जो है वो राज करता रहेगा। अब आप खुद सोच सकते हो ये कहानी किसने बनाई होगी और क्यों बनाई होगी। और ऑब्वियस ही बात है, लोगों ने हमेशा की तरह मान लिया कि हाँ ये बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। इसी प्रकार टाइम में थोड़ा और पहले जाते हैं, जब बहुत ही कम लोग होते थे जो पढ़े लिखे हुआ करते थे। बाकी लोग जो होते थे उनको ज़्यादा दुनियादारी की समझ नहीं होती थी। तो उस टाइम जो कुछ पढ़े लिखे लोग होते थे उन्होंने एक कहानी बनाई कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा ने की है। पूरे जगत को ब्रह्मा ने बनाया है और ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण पैदा किए हैं, अपनी जो भुजाएं हैं वहाँ से क्षत्रियों को पैदा किया है, अपनी जो जंगा है वहाँ से वैश्य को पैदा किया है, और जो अपने पैर हैं उन वहाँ से शूद्रों को पैदा किया है। और सीधी सी बात है, जो मुंह से पैदा हुआ है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है बजाय पैरों से जो पैदा हुआ है उसके। तो जो मुंह से जो पैदा हुआ है, जैसे कि जो ब्राह्मण है, उनका दायित्व भगवान ने सौंपा है, हमने नहीं किया। भगवान ने हमको दायित्व सौंपा है कि हम पढ़ाई लिखाई करें और ज्ञान का एक तरीके से पाठ करें, भगवान की सेवा करें। क्षत्रियों को दायित्व सौंपा गया है कि वो युद्ध करें, प्रजा की सेवा करें, प्रजा का लालन पालन करें। वैश्यों को काम सौंपा गया है कि वो व्यापार करें, खेती करें, और जो ऊपर वाले जो दो कैटेगरी थी ब्राह्मण और क्षत्रिय उनकी सेवा करें। और जो सबसे नीचे वाली कैटेगरी थी शूद्र वाली, उनको काम सौंपा गया कि वो जो ऊपर की जो तीन कैटेगरी थी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करें, यही उनका काम है। और चूंकि ये काम किसी इंसान ने तो बताया नहीं है, ये तो भगवान ने बताया है, इसलिए ये काम करना जो आपको डिवाइड किया गया है वो ना सिर्फ आपको करना है बल्कि आपको कर्तव्य मान के करना है, वही आपका कर्तव्य है। और हमेशा की तरह जैसा कि लोग करते आए हैं, लोगों ने कहानी को मान लिया। आज हम इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार हैं, आज हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये कहानी किसने बनाई होगी, क्यों बनाई होगी, इससे किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, वो आज हम एनालिसिस करके समझ सकते हैं। तो आप कहानी का पावर देख रहे हो कि कहानी कितनी पावरफुल होती है। कहानी हम बना के कुछ भी मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, अच्छे मैसेज भी डिलीवर कर सकते हैं, खराब भी डिलीवर कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी ढेरों कहानियां बता सकता हूं जिन्होंने हमारे दिमाग के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। और ना सिर्फ गहरा प्रभाव तब डाला था जब वो कहानी कही गई थी, बल्कि आज भी हमारे दिमाग के ऊपर गहरा प्रभाव डाल रही हैं वो कहानियां। और ऐसी कहानी बताने की मेरी इच्छा भी है, बट इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इन कहानियों को मैं अदर किसी वीडियोज़ में बताऊँगा। अभी हम बात करते हैं कि जो स्टोरीज होती हैं, जो मैनिपुलेट करने वाली होती हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना प्रॉफिट करने वाली होती हैं, उनसे कैसे बचा जाए, उनके इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में। देखो, यहाँ तक की डिस्कशन में तीन बातें आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। पहला, कहानी का प्री डिसाइडेड एजेंडा होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसको फुलफिल करने के लिए फिर कहानी बनाई जाती है। कहानी के कैरेक्टर और घटनाएं उसी के हिसाब से होते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, कहानी का जो कैरेक्टर्स हैं, कहानी की जो घटनाएं हैं, उनका वास्तविक घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो वास्तविक घटनाओं से जुड़ी हुई हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है कहानी का वो इफेक्टिव मैसेज डिलीवर करना होता है, ना कि वास्तविक घटनाओं को एक्सप्लेन करना। दूसरी चीज़ ये। और तीसरी चीज़ ये कि जो कहानी होती है वो अपने आप में ना सही होती है ना गलत होती है। ये एक चाकू की तरह है। जैसे हमारे घर में एक चाकू होता है, अब चाकू ना तो सही है ना गलत है, डिपेंड करता है कि आप चाकू का यूज़ कैसे करते हो। आप उस चाकू का यूज़ करके अपने घर के जो काम है उनको आसान भी बना सकते हो, और उसी चाकू का यूज़ करके आप किसी दूसरे इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकते हो, हानि भी पहुंचा सकते हो। तो चाकू अपने आप में गलत नहीं है, चाकू को यूज़ कौन कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि चाकू सही है कि गलत है। सेम चीज़ स्टोरेज के साथ है। स्टोरेज अपने आप में सही या गलत नहीं है। स्टोरेज का यूज़ करके हम बहुत से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, बहुत नैतिक शिक्षाएं दे सकते हैं, ये सारे काम हम कर सकते हैं। बट साथ में ही स्टोरेज का यूज़ करके हम लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, लोगों को बेवकूफ़ भी बना सकते हैं, लोगों को कंट्रोल भी कर सकते हैं, लोगों को अपने मन मुताबिक भी चलवा सकते हैं। ये भी हम स्टोरेज का यूज़ करके कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि स्टोरेज को कौन बना रहा है, कौन बता रहा है, किसका फ़ायदा हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। तो तीसरी बात ये कि स्टोरीज अपने आप में सही या गलत नहीं होती है, उसके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका यूज़ कैसे किया जा रहा है। ये तीन बातें आपके दिमाग में अभी तक क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम बात करते हैं कि जो नेगेटिव स्टोरीज होती हैं, नेगेटिव मतलब जो मैनिपुलेट करने वाली, बेवकूफ़ बनाने वाली स्टोरीज होती हैं, उनसे कैसे बचा जाए या उनके इफेक्ट को कैसे कम किया जाए। देखो, इसका सबसे पहला तरीका तो वही है जो मैं मेरे ज़्यादातर वीडियोज में बताता हूँ, वो है क्वेश्चन एवरीथिंग।
हर चीज़ का क्वेश्चन करो। जैसे कि कहानी कौन कह रहा है, ये कहानी क्यों कह रहा है, ये कहानी कहने से इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या एजेंडा है, क्या ये कहानी के थ्रू कोई अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, क्या ये कहानी के थ्रू हमें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये कहानी के थ्रू हमें बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है, अपना कोई फ़ायदा निकालना चाह रहा है, हमको कंट्रोल करना चाह रहा है। तो पहली चीज़ तो ये कि जो भी कोई कहानी कहने वाला है उससे हर चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन करो, पहला काम ये। दूसरी चीज़ है, अपने आप में एक रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना पड़ेगा। देखो, एक साइकोलॉजी का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसमें वो लोग, एक साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, एक छोटे से डिब्बे के अंदर बहुत सारी जो ये उड़ने वाली जो मक्खियाँ होती हैं उनको वो पैक कर देता है और उसका जो ऊपर का ढक्कन है वो लगा देता है। कुछ टाइम के बाद में, पहले तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है, मक्खियाँ उसमें बंद है तो वो बाहर उड़ने की कोशिश करेंगी, छटपटाएंगी, लेकिन ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, बाहर निकल नहीं पाएंगी। कुछ टाइम के बाद में जो साइकोलॉजिस्ट होता है उस ढक्कन को खोल देता है, और जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ होती है वो क्या, कि वो जो मक्खियाँ उस डिब्बे के अंदर थी वो अब उस डिब्बे की जितनी हाइट थी उसके ऊपर नहीं उड़ रही हैं, वो उसी हाइट पे उड़ रही हैं। वो ये मान के चल रही हैं कि वो इतना ही उड़ सकती हैं, और फिर जो उनकी आने वाली जो प्रजातियाँ होंगी वो भी सेम पैटर्न फॉलो करती हैं, वो भी उतनी ही हाइट तक उड़ती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ बिठा दी गई उस ढक्कन लगा के पहले कि तुम इतना ही उड़ सकते हो। अब ये तो बेचारे बहुत छोटे से जीव हैं उड़ने वाले, इनमें ना ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता है और ना उनको अपनी काबिलियत के बारे में पता है। बट वी ह्यूमंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव स्पीसीज ऑन दिस अर्थ, बट वी स्टिल फॉलो द सेम पैटर्न जस्ट लाइक दीज फ्लाइज। हम भी तो किसी चीज़ को इसीलिए मान लेते हैं ना कि पहले वाले लोग मानते आए थे, जैसे कि उन फ्लाइज का जो एक लेवल सेट हो गया कि भाई इतना ही उड़ना है, इसके ऊपर नहीं उड़ना है। तो इन फ्लाइज की तरह हम भी तो ये काम करते हैं ना कि पहले के जो लोग मानते, जिस चीज़ को मानते आए हैं, हम भी वहीं पर अपनी लिमिट सेट कर लेते हैं कि हाँ, पहले के लोग इतना मानते आए हैं, मतलब इतना ही सही है, इसके ऊपर हमें नहीं जाना है। तो अगर आपको भी जो कहानियाँ हैं, इनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, जो मैनिपुलेटिव स्टोरीज हैं, इनके इम्पैक्ट से अगर बचना है तो खुद के अंदर एक रैशनल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी, एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। जो चीज़ें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं, उन चीज़ों के बारे में क्रिटिकल होकर सोचना पड़ेगा। तीसरा जो काम हम कर सकते हैं मैनिपुलेटिव स्टोरी से बचने के लिए, वो ये है कि जो कहानी होती है, एक तो उसका डायरेक्ट मैसेज होता है जो हमको कहानी सुन के समझ में आता है, लेकिन उसके साथ साथ उस कहानी के अंदर ही बहुत सारे इनडायरेक्ट और हिडन मैसेज होते हैं जो हमें डायरेक्टली तो समझ में नहीं आते, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो कहानी के साथ साथ जाते रहते हैं। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप मुझे बताना कि इसमें डायरेक्ट मैसेज क्या है और इनडायरेक्ट मैसेज क्या है। एक बार क्या था, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी 4 पत्नियां थी और चारों पत्नियां बहुत ही राजा की सेवा करती थी और सभी लोग एकदम खुशी खुशी रहते थे। राजा बहुत दयालु प्रकृति का था, लोगों की बहुत सेवा करता था, अपनी प्रजा का ध्यान रखता था, गरीबों की सहायता करता था, भूखे को खाना खिलाता था और बहुत ही अच्छे नेचर का राजा था। कुछ टाइम के बाद में राजा बूढ़ा हो गया और राजा की डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद में जो राजा का सबसे बड़ा बेटा था, उसने राजा का पिंडदान किया और उसकी अस्थियों को गंगा में बहा दिया, और 12 दिन तक उसने पंडितों से पूरे जो भी क्रियाकलाप होते हैं शास्त्रों के हिसाब से वो सारे के सारे करवाए। और उसके बाद में उसके बेटे ने ब्राह्मणों को जो बुलाया था, पंडितों को बुलाया था, उनको दान, अच्छे से दान देके विदा किया। जब राजा ऊपर यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने राजा का जो पूरा ज़िंदगी था उसको चेक किया और देखा कि भाई राजा ने तो बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की मदद की है, भूखों को खाना खिलाया है। और ये सब देख के यमराज ने राजा को स्वर्ग में भेज दिया। तो देखो, ये एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी का जो डायरेक्ट मैसेज है वो तो समझ में आ रहा है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए। ये तो वो मैसेज है जो हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है। लेकिन इस कहानी के अंदर बहुत सारे ऐसे हिडन मैसेज हैं, वो हम डायरेक्टली तो नहीं रिलेट कर पाए हैं, लेकिन वो हमारे दिमाग के अंदर चले गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से मैसेज हैं? सबसे पहला, राजा की 4 बीवियां हैं। मतलब कहानीकार ने इस टाइप से इसको बताया है कि 4 बीवियां होना कोई बड़ी बात नहीं है, राजा 4 बीवियां रख सकता है, पहला। दूसरा, राजा की बीवियां अपने राजा की बहुत सेवा करती थी। दूसरा मैसेज, बीवियों का काम क्या है? अपने पति की सेवा करना। ये दूसरा मैसेज आ गया। तीसरा मैसेज, राजा की मृत्यु के बाद में राजा का पिंडदान किसने किया? उसके बड़े बेटे ने। तो तीसरा मैसेज क्या? बेटा ही है जो बाप का पिंडदान कर सकता है। तीसरा मैसेज ये आ गया। चौथा, 12 दिन तक जो बेटा था उसने बहुत से धार्मिक क्रियाकलाप कराए, पंडितों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और उनको फिर दान भी दिया। चौथा मैसेज, 12 दिन तक आपको क्रियाकलाप करने हैं, और ना सिर्फ करने, खुद से नहीं करने, ब्राह्मणों को बुलाना है, उनसे करवाने हैं,
और ना सिर्फ क्रियाकलाप करवाने हैं, उनको बहुत अच्छा खासा दान भी देना है। ये 5वां मैसेज हमारे दिमाग में चला गया। कितने मैसेज हैं जो इस छोटी सी कहानी से के थ्रू हमारे दिमाग में चले गए और हमें पता भी नहीं चला। ये पता तब चला जब हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस किए हैं। सेम तरीके से बहुत सारी ऐसी कहानियां होती हैं जिनका जो डायरेक्ट मैसेज होता है वो तो बहुत सिंपल होता है और बहुत अच्छा भी लगता है हमें सुनने में, लेकिन उस कहानी का प्लॉट इस टाइप से तैयार किया जाता है, उसके कैरेक्टर इस टाइप से यूज किए जाते हैं कि वो जो इनडायरेक्ट मैसेज है वो हमारे दिमाग में चला भी जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो तीसरी चीज जो समझने वाली है वो ये कि जो भी कोई कहानी है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मैसेज समझो और फिर उसके बाद उनके एनालिसिस करो। अगर आपको उसके बाद उस कहानी का मैसेज सही लग रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, अच्छी बात है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कहानी एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है अपनी बात को कहने का, बात को समझाने का, बहुत लंबे टाइम तक दिमाग में बात को रखने का। तो अगर आपको मैसेज सही लग रहा है तो आप उसको दिमाग में रखो, लेकिन पूरे एनालिसिस के बाद में। तो ये कुछ एक तरीके हैं जिनकी मदद से हम जो मैनिपुलेटिव स्टोरीज होती हैं, जो बेवकूफ़ बनाने वाली कहानी होती हैं, उनके इम्पैक्ट से हम बच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टोरीज से रिलेटेड और भी वीडियोज़ लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली।